चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था लास्ट? क्या टॉपिक था? ठीक है, हाँ 1900, ठीक है। 370 के बारे में मैंने बताया था, तुमने पढ़ा नहीं था। आर्टिकल 370 अब तो बेकार है, यूज ही नहीं हो रहा, लेकिन 370 खत्म करने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो नई यूटी बन गई। तो इनमें अब फिलहाल में कौन शासन चला रहा है? केंद्र। और केंद्र ने इनको कंपेयर किया किसके साथ? पुदुचेरी। इनको दिल्ली की तरह आज़ादी नहीं मिलनी। दिल्ली में तो बहुत हद तक आज़ादी है ना। अब तो दिल्ली में प्रशासन की बागडोर भी सीएम के हाथ में आ गई। दिल्ली की तरह इनको ना लिख के किसकी बराबरी पर रखेंगे? पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जैसे यहाँ काम कर रही है, सीएम बन रहा है, एमएलए ऐसे बनेंगे। प्रेजेंट में नहीं है कुछ भी। हम सब जानते हैं 2019 की अगस्त से कार्यवाही चल रही थी और फिर अक्टूबर आते आते फाइनली इस जम्मू कश्मीर का इस दो तरीके से अलग अलग डिवीजन कर दिया। अब ये यूनियन टेरिटरीज में गिने जाते हैं और आर्टिकल 370 के साथ 35A जिसमें बहुत सारी बातें थी जो अब यूजलेस है। तो क्या कुछ परिवर्तन देश में आया? कल मैंने आपको बता ही दिया था मोटा मोटा सा कि पहले इनके पास कितनी नागरिकता थी। अब इंडिया में किसी स्टेट यूटी में दोहरी नागरिकता नहीं है, एक एकल नागरिकता है। हम सब की नेशनैलिटी इंडियन है। दूसरा पॉइंट, ये 3 हक लेके बैठे थे। एक तो प्रॉपर्टी का राइट, जो कि आपके देश में क्या था? कैसा अधिकार था? कानूनी। इनका मौलिक अधिकार था। अब ये वापस हमारे जैसे बन गए। इसके अलावा प्रॉपर्टी के अलावा गवर्नमेंट जॉब, ये सिर्फ इनको मिलती थी, ये भी सबको मिलेंगी। तो एक संपत्ति का अधिकार, एक सरकारी नौकरी, इन पे अब सारे भारत वाले नियम चलेंगे। पहले इनके पर्सनल नियम थे, इनका एक अपना था। हमारे देश में क्या लगता था? 356। ये इसकी जगह क्या लगाते थे? राज्यपाल शासन। अब राज्यपाल शासन नहीं लग सकता है ही नहीं। अब इनके यहाँ भी 356 क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। तो सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा बाकी स्टेट्स या यूटीज में है। इसको पढ़ लेते हैं। 370 पहले क्या था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब क्या है 370 के बाद वो जरूरी है, क्योंकि वो प्रेजेंट से जुड़ेगा। इसमें देखो कश्मीर के बारे में थोड़ा सा टॉपिक है आपका। कल हम कहाँ पढ़ रहे थे उसके आसपास है। मेरी बुक में 206 पर है। हेडिंग है अनुच्छेद 370 और 35A को मिलाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष अधिकार। देखो जहाँ आपातकाल खत्म था, हम पीछे से इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल के। जहाँ आपातकाल खत्म था उसके आगे हेडिंग थी जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा मिल गया। हाँ, ये दर्जा अब है या खत्म हो गया? तो ये पॉइंट नहीं आएगा। जो प्रेजेंट में है वो पूछेंगे। इसमें देखो जरा, हेडिंग है आर्टिकल 370 और 35A को मिलाकर कश्मीर को मिले विशेष अधिकार थे। तो एक नजर मार लेते हैं क्या क्या इनको खास मिला हुआ था। हमें सारे पता हैं। पहला देखो, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। अब है या नहीं है? कितनी बार वीडियोस नहीं आती थी, हमारे तिरंगे को पैरों में डाल के वो आग लगा देते थे, पैरों से कुचलते थे। हम सोच रहे एक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे नागरिकता कितनी थी? दोहरी। इंडिया में अगर कोई नेशनल फ्लैग के साथ इस तरह से व्यवहार करे तो उसके खिलाफ आईपीसी में कई धाराएं हैं। पहले ये कहाँ नहीं लगती थी? कश्मीर, क्योंकि कश्मीर की अपनी कानून की किताब ही अलग थी। अब कश्मीर का कोई भी आदमी जो भी काम करेगा वो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। आप कश्मीर में तिरंगा जला नहीं सकते। पहले खुलेआम तिरंगा जला देते थे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दोहरी नागरिकता का फायदा उठाते, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते, हमारे ना नियम मानते ना कानून। अब सब कानून वहां भी चलेंगे। पढ़ के देखो अगला पॉइंट। तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। यहाँ का अलग संविधान और अलग ध्वज था, किताब भी अलग, झंडा भी अलग। तभी तो हमारे झंडे की बेइज्जती करते थे। प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, इसको प्रॉपर्टी लिख लो, ये प्रॉपर्टी का नहीं था राइट पहले। सरकारी नौकरी पाने, गवर्नमेंट जॉब,
और संस्थाओं में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। यानी इनके सारे अधिकार इनके लिए थे और सारी जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी। पैसा खर्च करें हम, फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट देखना, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का, ये टिक कर लो। हमारा भी एक विधानसभा का कार्यकाल 6 ने करवा दिया था 1976 में 42 में से इंदिरा गांधी ने, इसके बराबर अब नहीं है कहीं भी। भारत की संसद यहाँ के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी, तो संसद के भी हाथ बंधे हुए थे कश्मीर में। रक्षा, इसको टिक करना, बस 3 टॉपिक थे तुम्हारे हाथ में, रक्षा, विदेशी मामले और संचार। तीनों कामों में पैसा कमाते हैं या खर्च करते हैं? हमारे खर्चे के काम थे। रक्षा करोगे तो फ्री की सेना नहीं दोगे, विदेशी संबंध बनाने हैं बिगाड़ने तो हमारे ऊपर आएगा। और संचार के साधन मुश्किल हैं इन एरियाज में, क्योंकि ये पर्वतीय स्थल हैं, यहाँ एक एक तार बिछाना बहुत कीमती पड़ता है। तो ये 3 खर्चे हमारे। आगे पढ़ना, किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। यानी हमारा सेंटर किसके सामने हाथ फैलाए कि भाई तुम्हारे यहाँ ये वाला काम, बस 3 काम तुम करते रहना। कौन कौन से? रक्षा, विदेश संबंध और संचार। बाकी सब में इनसे बात करो, इनसे पूछो, इनकी हामी लो। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। और यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता, यानी पाकिस्तान से अगर शादी हो रही है तो वो डबल नागरिकता बन रहा है उस आदमी की, अपने देश की भी और कश्मीर की भी। और इंडिया में अगर शादी कर रही है तो जो कश्मीरी नागरिकता है वो खत्म। नेक्स्ट पढ़ना, राज्य में आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल शासन, इसको टिक कर लो। हमारे शासन का नाम ही बदल रखा है। हमारा शासन क्या था? काम तो हमारा भी राज्यपाल ही करता है, राष्ट्रपति नहीं करता, लेकिन हमने नाम दे रखा था राष्ट्रपति, इसका नाम भी राज्यपाल है। राज्यपाल शासन लगाए जाने का प्रावधान। सूचना का अधिकार, तुम यहाँ आरटीआई लगा सकते थे क्या? नहीं, इसके संस्थानों पे कोई आरटीआई नहीं थी। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आईपीसी लागू नहीं होती थी। मैंने बताया था यहाँ एक राजा था रणबीर सिंह, वो महाराजा थे यहाँ के, जैसे हरि सिंह नहीं थे इस तरह पहले रणबीर सिंह। तो उन्होंने कोई अपनी संहिता बनाई होगी, कानूनों की किताब, उसी को लागू कर रहे थे ये रणबीर सिंह महाराजा की संहिता। लेकिन अब किसकी संहिता चलती है? हमारी आईपीसी वाली, ये टिक कर लो। तो आईपीसी लागू नहीं होती थी। यहाँ रणवीर लिखा है, इसको रणबीर कर लो। रणबीर कोई राजा थे, महाराजा रणबीर सिंह, उनकी दंड संहिता अब खत्म कर दी है। बाहरी राज्यों का व्यक्ति न मतदान कर सकता था, न ही चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। क्या तुम्हारे यहाँ पे ऐसा है कि कोई आदमी कहीं और से किसी और सीट से पहुंच जाता है एमपी बन के? या नहीं है ऐसा? है ना ऐसा? बिना हरियाणा के भी कोई, हरियाणा का कोई आदमी हरियाणा से बाहर से भी इलेक्शन लड़ सकता है। कर्नाटका का कोई आदमी भी पंजाब में इलेक्शन लड़ सकता है, पूरे देश में। इनके यहाँ ऐसा नहीं था पहले, अब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं थे, यानी ये किसकी भी नहीं मानता था, न ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की मानता, न ये हमारी केंद्र सरकार की मानता, न ये हमारे राष्ट्रपति की, अपनी मर्जी करता था। सेकेंड हाफ में देखो अब क्या हुआ इसके बाद। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन से सन में ले आए? हाँ, तो 19 में खत्म कर दी सारी पावर्स। पढ़ के देखो। पहला पॉइंट, राज्यसभा ने 5 अगस्त को और लोकसभा ने 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को स्वीकृति दी। इसके अनुसार क्या हुआ? पहला पॉइंट, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 239A, ये 239 याद करें किसका था? ये यूटीज का था। कौन सी यूटीज का? जिनमें सीएम और क्या बनेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 239A था वो, तो पुदुचेरी के साथ। पढ़ के देखो। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 239A के तहत, अंडरलाइन कर लो ये, पुदुचेरी के समान, दिल्ली के समान नहीं, पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर को पौंडीचेरी की तर्ज पर ही यूटी बना दिया। कौन से आर्टिकल के तहत? 239A। अगला पढ़ना, लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। इसमें लद्दाख में पॉपुलेशन कम है ना, तो यहाँ सीएम नहीं बनेगा। कौन सी यूटी में सीएम बनेगा? 2 तो ऑलरेडी हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। कहाँ और बनेगा? कश्मीर में। नेक्स्ट पढ़ लो। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, राज्यसभा में 4 सीटें होंगी। राज्यसभा में कितने मेंबर आएंगे? 4।
लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 114 सीटें। ये सिर्फ कश्मीर की बात कर रहे हैं। विधानसभा में उपराज्यपाल भी होगा, जैसा कहाँ है, दिल्ली में है ना LG, ऐसे ही यहाँ बनेगा। 2 महिला सदस्यों का मनोनयन भी कर सकता है। ये महिलाओं वाली बात कहीं और पढ़ी है हमने? नहीं, हमने कहीं नहीं पढ़ी महिलाओं के मनोनयन की बात। पंचायत में औरतें आती हैं, जीत के आती हैं, मनोनीत नहीं आती पंचायत में। ये मनोनीत कर देगा, ये पहले भी था। अगला पॉइंट पढ़ लो, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, जैसे क्या कश्मीर में जनजातियां हैं जो अपने ये याक और ये भेड़ पालती है, ऐसी है ना बहुत सारी। तुमने कई नाम सुने होंगे जो खाना बदोश जीवन जीते हैं। जब ये कारगिल का युद्ध हुआ था तो कारगिल की जानकारी आके जिन लोगों ने दी थी वो ट्राइब ही तो थे। जम्मू कश्मीर जब तक विशेष राज्य था, ये बेचारे ट्राइब वहाँ बस रहते थे, इनको हक नहीं थे। पर इंडिया में आप जानते हो STs को हमने पहले दिन से हक दे रखा है। तो अब जम्मू कश्मीर के जो ट्राइब्स हैं ना, जो ये पहाड़ों में बर्फ में ऊपर पड़े रहते हैं, थोड़े थोड़े 10-10, 20-20 परिवार वाले, इनको भी आरक्षण मिलेगा। तो क्या इससे ट्राइब्स की लाइफ बेहतर बन जाएगी? अब इनको नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा और सीटों पर भी। जैसे MLA के इलेक्शन होंगे तो MLA के इलेक्शन हर स्टेट में अलग अलग दिया गया ना प्रावधान SC ST का। तो जम्मू कश्मीर के ट्राइब्स को फायदा हो गया, अब इनको इसमें भी आरक्षण मिलेगा। और अगर इनकी आबादी ज्यादा हुई तो जैसे लोकसभा में भी आरक्षण है ना, ऐसे इनको आरक्षण वहां भी मिल जाएगा। अच्छी बात है, इनके लोगों का फायदा होगा। पढ़ के देखें तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये हो गया 114 सीटें, विधानसभा में उपराज्यपाल भी हो गया। अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लोकसभा और विधानसभा की सीटों के निर्वाचन में आरक्षण मिलेगा। पहले जनजाति के लोगों को नहीं मिलता था, इसको टिक कर लो। इनको ट्राइब्स की कभी चिंता थी ही नहीं, ये बस अपने अपने खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के हकों के लिए ज्यादा लड़ते थे। अब यहाँ किसको बराबरी पर ले आए? ट्राइब्स को, और ढेर लोग हैं यहाँ ट्राइब में। नेक्स्ट पढ़ना, दोहरी नागरिकता, अलग संविधान और अलग झंडे का प्रावधान खत्म हो गया। तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध माना जाएगा। पहले अपराध था ये नहीं। जब ये IPC को नहीं मानते तो झंडा जला के इनका हम कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते थे। ये कौन सी संहिता चला रहे थे? कोई महाराजा रणबीर सिंह की। उस संहिता में कहीं नहीं लिखा कि झंडा जलाने पे ये मिलेगा। कुछ अच्छे पॉइंट थे इनकी उस संहिता में, लेकिन झंडे के अपमान से जुड़ा कुछ था ही नहीं, तभी तो ये फ्रीली करते थे इस काम को। अब लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। देश का कोई भी नागरिक यहाँ संपत्ति खरीद सकेगा, व्यापार कर सकेगा और नौकरी पा सकेगा। तो सब स्टेट जैसा ही काम हो गया यहाँ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उपराज्यपाल का पद होगा, जैसा कहाँ है? दिल्ली में ऐसा होगा। राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। जैसे दिल्ली की पुलिस किसके अधिकार क्षेत्र में है? हाँ, दिल्ली पुलिस का पेपर दिल्ली का आम आदमी पार्टी नहीं ले सकती, वो गृह मंत्रालय देखता है। ऐसे ही इसका करेगा, पुलिस केंद्र के अधिकार में होगी। दिल्ली, ये जम्मू कश्मीर कैडर के IPS और IAS अधिकारी UT कैडर के अधिकारी ही हो जाएंगे। यानी जो पहले अलग से जाते थे वो पूरे देश वाले UT के जाएंगे। किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों और नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को मिला विशेष अधिकार चलता रहेगा या खत्म कर दिया? अब कश्मीरी नागरिकता है ही नहीं तो उनको कैसे देंगे? अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। पहले क्या लगता था? राज्यपाल शासन। सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार जैसे कानून लागू हो सकेंगे। भारतीय दंड संहिता भी प्रभावी। पहले कौन सी दंड संहिता थी इनकी? महाराजा रणबीर सिंह। नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। अगर नोटबंदी है तो सारे देश में हो जाएगी, कोई नया कानून बनेगा तो कश्मीर में भी अपने आप लागू। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर का मतदाता बन सकता है और चुनाव में उम्मीदवार भी बन सकता है। जब वहां जाके बस सकते हैं तो मतदाता तो अपने आप बन जाएंगे। किसी एरिया में रहने पे आई कार्ड बन जाता है, मतदाता सूची में लिस्ट में नाम आ जाता है ना, तो वहां जा सकते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले अब मान्य होंगे। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हो गई। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947। किसने साइन कर दिए थे?
हाँ, राजा हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह के साइन के बाद 26 अक्टूबर को आप इसका पार्ट बन गया था ये भारत का, ठीक है। अब 370 पीछे वाला बेशक मत पढ़ना, उसमें ये सारी बातें नेगेटिव तरीके से लिखी है कि क्या क्या नहीं कर सकते। अब जो जो कर सकते हैं हमें पता है। हम यहाँ क्या खरीद सकते हैं? प्रॉपर्टी। यहाँ की लड़कियां शादी करने से पहले उनको डर नहीं है, किस चीज का? कि हमारी नागरिकता। पाकिस्तान वालों का जो फ्री का अधिकार था वो खत्म कर दिया। यहाँ कौन से कोर्ट की बात मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पे जितने आईएएस काम करेंगे उनको लेवल माना जाएगा जो यूटीज के कैडर वालों का है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले, आईपीसी की सारी धाराएं लागू होंगी, चाहे वो झंडे के अपमान आर्टिकल 19A से रिलेटेड हो या राष्ट्रगान से संबंधित, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ, अब हम अगला पॉइंट, क्या हमने ये राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह पढ़ रखे हैं? नहीं पढ़ रखे, कोई नहीं, इसको पढ़ेंगे, पर पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा पढ़ते हैं। पेज 201 पर है, इससे 3-4 पीछे आ जाओ। नीति आयोग, वो भी पढ़ लेंगे, झंडा वगैरह वो तो आसान है। नीति आयोग मिल गया टॉपिक। ये ना पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन हो रही है हमारी, जो हम पहले पढ़ के आए थे डिटेल से। वो एक टॉपिक था कल, वो सूची वाला, वो मैंने चेक किया था, 3 सूचियां थी ना वो हमारी, केंद्र, राज्य और समवर्ती। हाँ, अगर इसको किसी वेबसाइट पे नेट पे चेक करो तो पुराने वाले ही आंकड़े आ रहे हैं। मैंने करंट अफेयर्स में किताब में 2 बातें लिखवाई थी, वो ठीक कह रहा था शिव, उसके नंबर भी कटे थे, क्लॉज भी कटे थे, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये पहले 97 थी, फिर 100 हुई, काम 99 पे करते थे। इसमें ना जैसे संविधान में लिखा है उसको आप फाड़ नहीं सकते, तो क्या तरीका है इसको? हाँ, सिर्फ जैसे एक लाइन लिखी है, मान लो यहाँ लिखा था 92, 100 में से 92 किसी का नंबर दिया होगा ना, कोई लाइन लिखी होगी, वो लिखी हुई है, बस उस पे ऐसे क्रॉस भी नहीं किया, ऐसे लाइन खींच दी, इसका मतलब अब ये लागू नहीं होगी। तो 92, इसमें टोटल 99 क्या 100 लिखित में थी, तो जिसका नंबर 92 था वो किसी टैक्स से संबंधित कोई प्रावधान था, और 92 यहाँ पे सी या ग कह लो, इसके ऊपर भी ऐसे लाइन खींच दी जो लिखा है। मान लो यहाँ कुछ भी लिखा था, इसका मतलब अब वो लागू नहीं है, उस पर कानून नहीं बनेगा। 2016 में ये लाइन खींचने का मतलब था, क्योंकि 2017 में आपका क्या नया आ गया था? जीएसटी। कब आया था ये? 1 जुलाई, नए साल में स्टार्ट हो गया था, जब से वो लिखत पढ़त करते हैं, तो जीएसटी के चक्कर में 16 में इस पे लाइन लगा दी। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल चेक करोगे ना, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, ना किसी वेबसाइट पे लिखा मिलेगा। कोई पढ़ा लिखा आदमी पेपर डिजाइन करेगा तो पूछ सकता है, वरना तो वही रटी हुई बातें कि 66 से 61 और 47 से 52 और 97 से 100 इस तक पहुंच गई थी। ये 2 पॉइंट कटे थे इस लिस्ट में से, केंद्र वाली में से। राज्य की में से भी 2 काट दिए थे, एक 52वें नंबर का और एक 55वां, इसमें भी टैक्स के बारे में ही लिखा था। इन दोनों के ऊपर ऐसे लाइन खींच रखी है। तो जो पहले राज्य सूची में कितने विषय थे? पहले 66, फिर कितने रह गए थे? 61। अब इनमें से कितनों पे काम करते हैं? 59। 2 पे काम नहीं करते, पर वो हटाए नहीं है, लिखित में अभी भी नंबर चेक करोगे ना लास्ट का, तो वो नंबर अभी भी 61 ही दिखाता है, कहीं नंबर नहीं, क्योंकि कंप्यूटराइज तो है नहीं वो चीज की, कंप्यूटर फीड है, वो तो लिखित वाली चीज है ना, तो उसमें आज भी लास्ट नंबर कितना दिखाया गया? ये ऐसे ही है जैसे तुम्हारे भाग 25 बन गए, लेकिन भाग लिखित में कितने हैं? 22। तुम्हारे आर्टिकल 450 प्लस हैं, लेकिन लास्ट का नंबर आज भी 39। ऐसे ही सेम लास्ट का नंबर आज भी उतना ही चल रहा है। लेकिन अब उसमें अगर ध्यान से देखें, जीएसटी के करंट अफेयर्स वाला कोई टीचर अगर पेपर सेट करेगा जिसने चीजें देखी हैं, तो वो ये टेस्ट करेगा, वरना इसकी चांसेस कम है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग जनरली पेपर नहीं बनाते। 47 वाला बढ़ के कितना हो गया? 47 वाली 52, इसके 5 टॉपिक बढ़ गए। इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जीएसटी इन दोनों का ही कॉमन था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो कॉन्करेंट के ऊपर टैक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलग से टैक्स जीएसटी में आ गए, इसके भी अलग, ये राज्य की लिस्ट, ये केंद्र की लिस्ट, तो ये 4 ध्यान रखना। वैसे पूछेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता नंबर, पर फिर भी हमने लिखे हुए हैं किताब में, इस टॉपिक को वहां से पढ़ोगे तो लिखित में तुम्हें मिल जाएगा। मैंने अपनी किताब जब लगाई थी ना, तब मैंने करंट से जोड़ के बताया था। ठीक कह रहा था शिव की, ये लिखवा रखे, मैंने चेक किया, लिखे हुए थे ये। चलो आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, नीति आयोग। ये तुम सबको आता है पूरा टॉपिक, अभी कुछ हल्का सा बदला था इसमें, इसका हेड बदला है, सीईओ नया बन गया ना। कौन बन गया?
हाँ, BRV एक गाड़ी होती है, उसको थोड़ा उल्टा कर दिया, BVR सुब्रह्मण्यम, सुब्रह्मण्यम, ये चेंज हो गया बस, बाकी सब सेम चल रहा है। सुमन बेरी तो पिछले साल ही बदले हुए थे, 22 में भी बदले हुए पढ़े थे हमने। नीति आयोग को थोड़ा सा सुन लो सब लोग। जब देश आज़ाद हुआ 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया। तब तक देश में जितने आर्टिकल लिखे गए किताब में, उसमें कहीं योजना आयोग की बात नहीं थी। लेकिन 1950 के ही मार्च में, 15 मार्च को आपके PM थे जवाहरलाल नेहरू। इनकी सरकार ने कहा कि भाई देश चलाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, कागज किताब पढ़ने से देश नहीं चलेगा। प्लानिंग करने के लिए कमीशन बनाया गया, प्लानिंग कमीशन। ये कब बनाया गया? 15 मार्च। तब तक तो आपका संविधान लागू हो गया। इसका मतलब उस किताब में कोई भी आर्टिकल प्लानिंग कमीशन की बात नहीं करता। न ही नेहरू ने लोकसभा में कोई बिल पेश किया। 50 तक तो वैसे भी आपकी लोकसभा एज सच चुनी हुई थी भी नहीं। आपकी लोकसभा चुनी हुई बनी थी 1952 13 मई पर। लेकिन फिर भी अगर चाहते तो 50 में जो थे लोग उनसे काम करवा लेते। कोई लिखित में प्रावधान नहीं है इसका, जो ये प्लानिंग कमीशन था। इसीलिए पेपर में लिखा आता है कि ये असंवैधानिक या गैर, नहीं, तो नेगेटिव सेंस है, गैर संवैधानिक संस्था। इस पे कोई विधि नहीं बनी, इसलिए इसको सांविधिक संस्था भी नहीं कहते। यानी न तो इस पे कोई विधि बनाई गई, कानून बनाया गया, न ही कोई आर्टिकल था। जरूरत थी तो एक आयोग बना लिया। नाम क्या रखा गया? इसमें सारे हेड ले लिए, PM खुद, और सारे बड़े बड़े हेड्स बना लिए। इसमें एक कमी थी कि इसमें राज्य के मेंबर नहीं थे, ये नेशनल लेवल पे था। तो इसकी कमी 2 साल बाद फील की गई और 1952 में CMs को इंक्लूड करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई। आज NDC खत्म नहीं है, लेकिन मोदी जी ने इसकी बैठक नहीं होने दी। मोदी जी ने ये तो खत्म कर दिया, इसकी जगह बना दिया नीति आयोग। अगर तुम सर्च करोगे कि अब NDC है तो वो कहेंगे खत्म नहीं हुआ, लेकिन 2015 से बैठक भी नहीं हुई। 2014 में ये सरकार आई थी ना, जब ये सरकार बनी थी तब हमेशा मई के आसपास सरकार बनती है। उसके तुरंत बाद से अगस्त आया था, 15 अगस्त। लाल किले पे झंडा फहराते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करेंगे और इसकी जगह नीति आयोग लाएंगे। तो 2015 की स्टार्टिंग में ये खत्म हो गया जनवरी में, और 15 जनवरी 2015 को कौन सा आयोग बना दिया? नीति। इसको खत्म नहीं किया, लेकिन इसके मेंबर्स को उठा के ले गए नए आयोग में। कौन से आयोग में? नीति। तो इसमें कौन कौन थे? PM प्लस कैबिनेट। अब इसमें पहले CM थे प्लस राज्यपाल। अब इनको कह दिया सर आप लोग किसके मेंबर बन गए? नीति। तो इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अगर ये इसके मेंबर ना बनते तो ये कहते हमारी मीटिंग कराओ। हमारी मीटिंग क्यों नहीं कराते? अब इसकी मीटिंग 2015 से अब तक ड्यू है। ना मोदी जी ने ये खत्म की, ना ही इसकी मीटिंग ली। इन सबको उठा के किसका मेंबर बना दिया? 4 मंत्रियों को बड़ी इंपॉर्टेंट जगह दी गई है, जो 4 देश चलाने में योगदान देते हैं। पहला गृह मंत्री, राइट हैंड है, फिर वित्त मंत्री, फिर कृषि मंत्री, और एक क्या था? रक्षा मंत्री। इन 4 को कहा कि सर आप लोग हर मीटिंग में अवेलेबल होंगे। ये सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं। इसमें कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर के भी आ जाते हैं, क्योंकि देश आपका कैसी व्यवस्था से चलता है? मिश्रित से। धीरे धीरे ये काम करने लगा, और इसने जो मेन काम किया वो थिंक टैंक। तुम बहुत सारे नए नए करंट अफेयर्स में प्रोजेक्ट पढ़ते हो। अमृत याद है? अमृत, अमृत क्या था ये? रूरल अर्बन, रूरल जो एरिया था इसको दोबारा से बेहतर बनाना था। इसके तहत हमारे कई प्रोजेक्ट आए थे, जिसमें जल ही जीवन या जल मिशन नहीं एक शुरू किया था, हर घर नल से जल, ये सड़कों के प्रोजेक्ट, जो इस तरह के कौशल वगैरह के प्रोजेक्ट है ना, ये सब इसी ने दिए हैं। इसने प्लान किया 7 साल में हम चीज़ों को बदल देंगे। फिर एक दीर्घ अवधि का 15 साल का प्रोजेक्ट ये लाया। 15 साल का था, 3 बार सरकार आएगी तब। इसी चक्कर में आपके सारे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने लोगों के सामने रखे, उसमें से 99% पर इसने काम किया। इसने मतलब कौन से आयोग ने? नीति आयोग। नीति आयोग में पढ़े लिखे लोगों की एक पोस्ट बना दी, नाम
नाम रख दिया CEO, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। वो बड़ी पोस्ट है और ये पढ़े लिखे लोग ही बैठ सकते हैं, इसमें कोई मंत्री नहीं बैठता, ये पढ़ा लिखा आदमी आता है। और सबसे पहले इसमें अरविंद पनगड़िया बैठे, फिर आज की डेट में इसमें नए बैठ गए हैं BVR सुब्रमण्यम, इसी साल की फरवरी में बनाए हैं। पढ़े लिखे लोगों की ये पोस्ट, बाकी ऊपर के सारे मंत्री हैं, सारे राज्यपाल इसके मेंबर हैं, सारे CM इसके मेंबर हैं। तो थिंक टैंक के रूप में काम करता है और जितनी पॉलिसी बनती है ना पानी से जुड़ी, रोजगार से जुड़ी या किसी खास कैटेगरी जैसे महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, उन सब के पीछे देखना रणनीति नीति आयोग की है। इसके मेन 2 काम हैं, एक तो ये प्रशासन की रणनीति एडवाइस देता है और दूसरा जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प आपको चाहिए ये उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रखता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले भी इंक्लूड है ना इसमें। तो तकनीक दुनिया में क्या बदल रही है, जो जैसे अभी ये इलेक्ट्रिक बसें आ गई, ये डीजल की चीज़ों को कम कर रहे हैं, इन सब का भी कहीं ना कहीं संबंध थिंक टैंक से ही था। पूछ रहे थे कुछ? अरविंद पनगड़िया क्या बता दिया? अच्छा, उपाध्यक्ष मैंने क्या बोल दिया? अमिताभ कांत था पहले, अमिताभ कांत, वो हट गए। अब प्रेजेंट के पूछेंगे, सारे पुराने नहीं पूछेंगे। मैंने हाँ, सुमन बेरी आदमी है, औरत नहीं है। सुमन बेरी और एक ये BRV, ये 2 इंपॉर्टेंट, 2 आदमी इंपॉर्टेंट। BRV तो गाड़ी है ना, तो BRV गाड़ी का नाम है। ये 2 आदमी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी PM जो भी बनेगा वो हमेशा इसका हेड रहेगा। इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट बड़े मंत्रियों को भी कभी पूर्णकालिक सदस्य के नाम पे और कभी इंपॉर्टेंट सदस्य के नाम पे ऐड करते हैं। कहने का ये मतलब है देश में जितने प्रोजेक्ट आते हैं वो सब किसकी मर्जी से बनाए जाते हैं? नीति। चाहे वो कौशल के ऊपर बने, वो किसी खास कम्युनिटी के ऊपर काम करें, पानी के ऊपर प्रोजेक्ट आए, एनवायरनमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट आए, किसकी परमिशन से आते हैं? नीति आयोग। यही है नीति आयोग का काम। ठीक है, बस 2 याद रखना, एक तो CEO पूछ लेते हैं और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो ये PM ही रहेगा हमेशा। पहला पॉइंट देखो इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को, तब ये नए PM बने थे, मई में सरकार आई थी, अगस्त में पहला आज़ादी का दिन इनके हाथ में, लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। योजना आयोग की कमी क्या बताई इन लोगों ने? इसमें राज्य नहीं थे। किस में थे राज्य? NDC में। तो अब दोनों का काम एक ही आयोग तो करने लग गया। कौन सा खत्म कर दिया? योजना। कौन सा अब भी चल रहा है, लेकिन बैठक नहीं ली 2015 के बाद से। ये पढ़ो आगे। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत में बदलाव लाना है, पानी से, सड़कों से, स्किल्स से ये ट्रांसफॉर्म करना है, नीति कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से। प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, ये सबको पता है। प्रधानमंत्री पहले किसका अध्यक्ष था? PC का, फिर किसका था? NDC का। अब दोनों के मिक्सचर का है, किसका? नीति आयोग का। हमेशा यही रहेगा, जो भी आदमी PM है वही बनेगा। ये आयोग सरकार के थिंक टैंक, डबल टिक कर लो, जितनी योजनाएं सरकार लाती है कहीं ना कहीं किसका थॉट होता है? वो नीति आयोग का। नीति आयोग में पढ़े लिखे भी लोग हैं, काबिल लोग भी हैं। आगे पढ़ लो। थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और केंद्र सरकार के साथ साथ ये राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान। तो राज्यों का थिंक टैंक भी कौन है? राज्य की प्रॉब्लम नीति आयोग को कौन बताएगा? CM। तभी मैंने क्या कहा कि थिंक टैंक में जो पहले NDC के लोग थे, उठा के किस में ले गए उनको? ये देखो ना, यहाँ लिखा था ना मैंने ये बात, देखो ये जो CM है अपने अपने राज्य की दिक्कत बताते होंगे, तो अब ये किसके मेंबर बन गए? इसलिए राज्यों के लिए जितने काम होते हैं बड़े लेवल पर, उनको भी कहीं ना कहीं नीति आयोग का ठप्पा लगता है कि हाँ नीति आयोग ने डिस्कस कर लिया। आगे पढ़ के देखो। केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, अंडरलाइन करो, रणनीति बनाता है ये, और तकनीकी सलाह, टेक्नोलॉजी में भी जो चीज़ें हैं ना उन सब पे काम करता है। प्राइवेट सेक्टर इसीलिए इंक्लूड है इसमें। योजना आयोग पढ़ लो साइड में। 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। ये पहली बार था जब झंडा फहराया था मोदी जी ने। 15 अगस्त पे पहला झंडा फहराया ना 14 में, तभी क्या कह दिया लाल किले से कि क्या खत्म करने जा रहे हैं? योजना। अगले साल खत्म कर दिया।
भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, डबल टिक कर लो, कोई आर्टिकल नहीं था, न ही कोई कानून बनाया था नेहरू ने। 15 मार्च 1950 तब बना था ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ये तो बहुत बड़ा नाम है। ये क्या भी रहे आगे जाके, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे जब कौन मर गए, पहले नेहरू फिर शास्त्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग की संरचना पे आ जाओ। पहला टिक कर लो, अध्यक्ष हमेशा पीएम होगा, चाहे किसी पार्टी का हो। उपाध्यक्ष अब राजीव कुमार नहीं है, अगर लिखे हो तो पुरानी में सुमन बेरी हैं, इनको भी काफी दिन हो गए हैं, सुमन बेरी। पूर्णकालिक सदस्य नहीं पढ़ने की जरूरत, ना ही वो पूछे शायद। पदेन टिक कर लो, गृह मंत्री होगा चाहे जो भी हो, वित्त मंत्री होगा, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री। तो 4 बड़े ओहदे पे बैठे आदमी कौन कौन? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री, चारों बड़े आदमी, ये इसके मेंबर हैं। विशेष आमंत्रित छोड़ दो, अधिशासित भी छोड़ दो। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी मेरे ख्याल लिखा नहीं हो क्योंकि नई किताब नहीं आई, लिख लो BVR सुब्रमण्यम। अभी बने हैं ये इसी साल की फरवरी में, BVR सुब्रमण्यम। कार्यकारी की पोस्ट होती है सच में काम करने वाले, पीएम और ये बाकी लोग तो बैठे रहते हैं। तो नीति आयोग में असली काम कौन कर रहा है? या तो BVR सुब्रमण्यम या सुमन बेरी, दोनों पढ़े लिखे पोस्ट के आदमी हैं। इसके बाद आ जाओ पंचवर्षीय योजनाएं, अब चल रही हैं पंचवर्षीय। 17 के बाद कोई पंचवर्षीय नहीं आई। ये सरकार कब आई थी? 2014 में। तब तक पंचवर्षीय चल रही थी 12 से 17। सरकार नहीं आई, पुरानी को तो क्या खत्म करती, लेकिन इसने क्या कह दिया कि आगे हम पंचवर्षीय बनाएंगे ही नहीं। हमारे सारे काम कौन सा आयोग करेगा? नीति। तो चाहे जल मिशन हो, चाहे ग्रामीण विकास मिशन हो, सारे काम अब पंचवर्षीय नहीं करती, अब ये करता है। तो पंचवर्षीय अब नहीं चलेगी। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्छ कौन था? अरविंद पनगड़िया। अब नहीं पूछेंगे, अब कौन है उपाध्यक्ष? वो सुमन बेरी। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाओ राष्ट्रीय विकास परिषद, खत्म है या चल रही है? हाँ, कागजों में तो अभी भी चल रही है, खत्म नहीं की मोदी जी ने। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी, डबल टिक कर लो। अब राज्य किसके मेंबर बना दिए? पहले किस में नहीं थे ये? प्लानिंग कमीशन में। राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा टिक करना। अगस्त 1952, जैसे पहले क्या बना? प्लानिंग कमीशन, फिर 2 साल कमी फील की गई, फिर क्या बनाया? NDC। मोदी जी ने क्या किया? प्लानिंग और NDC के सारे मेंबर एक में बैठा दिए नीति आयोग में। ये टिक कर लो। अगस्त 52, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, इसी को NDC कह रहे हैं। ये न तो संवैधानिक है न ही सांविधिक। क्या इसके लिए कानून बना था? नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं, कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री टिक करना। परिषद का अध्यक्ष, योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव। सचिव मतलब सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किस रैंक के होते होंगे? तो सारे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, ऊपर बस देखने में अध्यक्ष हैं ये लोग। आगे पढ़ लो। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य काम केंद्र और राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच पुल के रूप में काम करना। ये पुल तो मोदी जी ने खत्म कर दिया। उन्होंने कौन से लोगों को कहाँ बैठा लिया? राज्यपालों को और CM को उठा के सीधे किसके मेंबर बना दिए? अब किसके मेंबर? नीति के। तो वो कहते ही नहीं कि हमें बीच में कुछ चाहिए। अगला पढ़ लो। के संथानम ने NDC को सुपर कैबिनेट, डबल टिक कर लो। यानी के संथानम की बात तो आज गलत साबित हुई, अब तो कुछ है ही नहीं है। कौन सी चीज अब बेकार पड़ी है? किस आदमी ने कहा था ये सुपर कैबिनेट है? हाँ, के संथानम पॉलिटिकली एक्टिव आदमी थे, इनकी बात आज 0 वैल्यू की, अब कहीं कोई काम नहीं कर रही है। वित्त आयोग को पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग तो पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या था वित्त आयोग? किस आर्टिकल में? 280 में। राज्य का भी वित्त आयोग होता है क्या, या नहीं होता? किस आर्टिकल में राज्य का? ये किसका वित्त आयोग है? देश का। फाइनेंस कमीशन। राज्य का वित्त आयोग पंचायत जो थी ना, पंचायत याद है कहाँ थी? 243 में। किस भाग में थी? 9। अनुसूची कौन सी थी? वो 11वीं। इस 243 के पार्ट नहीं पढ़े थे तुमने A से O तक?
इसमें मेंशन किया गया था पंचायत का पैसा कहां से आएगा, पंचायत के चुनाव कौन कराएगा। तो जो देश का वित्त आयोग है ना, ध्यान से समझना, लिखा नहीं है ये, देश का वित्त आयोग दो में पैसे बांटता है। किस किस में? देश में क्या क्या चीजें हैं, केंद्र और राज्य। ये बंटवारा तो देश के 280 वाले ने कर दिया। अब केंद्र को तो कोई दिक्कत है नहीं, राज्य को पैसा आगे भी तो बांटना पड़ेगा। राज्य में क्या है, आगे जिले हैं, फिर जिलों के नीचे वो ब्लॉक है, फिर गांव है। तो राज्य की जो आयोग है उसको अलग से नहीं बनाया। जैसे हाई कोर्ट तो अलग था सुप्रीम कोर्ट के बाद, इसको अलग नहीं कहा, इसको कहा भाई राज्य में सबसे नीचे क्या काम करता है, गांव। और गांव के लिए ऑलरेडी एक बड़ा सा पार्ट लिखा हुआ था, उसी में क्लॉज जोड़ते गए और लिखते गए कि भाई इनके इलेक्शन कराओ तो इनका इलेक्शन कमीशन ये वाला बना देना, जो राज्य के बस नीचे के स्तर के इलेक्शन करेगा। इनका खर्चा आएगा तो 243 में मेंशन कर दिया इनके पैसे का बंटवारा कि कहां कैसे पैसा जाएगा। ये ध्यान से देखना, 280 राज्य का पैसा नहीं बांट सकता। राज्य के पैसे का बंटवारा किसने कर रखा है, 243 ने। 243 ने क्यों किया समझ में आ गया, क्योंकि वो गांवों से मिलकर बना। इसने बांटा है देश का पैसा। देश का पैसा दो इकट्ठे करते हैं, या तो स्टेट इकट्ठा करता है या तो केंद्र। तुम जीएसटी जितनी बार भरते हो तुमने देखा होगा सीजीएसटी लिखा होता है और एसजीएसटी, ये क्या है, सेंटर, ये स्टेट। अगर तुम 18% का टैक्स भरते हो तो तुमने देखा होगा 9.5% सीजीएसटी में कटता है और 9.5% एसजीएसटी में। इस तरह से बंटवारा करने का डिसीजन कौन से आर्टिकल का है, 280 का। लेकिन राज्य अपने गांव जिले में कैसे पैसा बांटेगा ये 280 नहीं बताता। ये कौन सा आर्टिकल बताएगा, 243 का ही कोई क्लॉज है जो इसके बारे में बता देगा। अच्छा, वित्त आयोग में कितने मेंबर थे पहले से जानते हो तुम, 5। कितने हो गए ये एक कौन है, अध्यक्ष। इनका मेन काम क्या है, टैक्स का बंटवारा। इसको ये थोड़े सजा के कहेंगे कि आगम जितने आएंगे उन सबका वितरण करना है। सीधी जबान में ये पैसे का बंटवारा करते हैं, टैक्स का बंटवारा। ये इतने काबिल हैं कि ये सरकार को बता सकते हैं कि जो पैसा ऐसे बांट लो, कलेश नहीं होगा। लेकिन सरकार ने संविधान में बहुत पहले लोगों ने लिख दिया कि इनकी बात को मानना ना मानना हमारी मर्जी। ये कैसी प्रकृति है इसकी, सलाहकारी। ये क्या नहीं है, बाध्यकारी। इसका मतलब बड़े बड़े आईएएस पूरी चीजों को पढ़ें, समझें, बना दें रिपोर्ट, लेकिन उस रिपोर्ट को वो ये नहीं कह सकते कि हमारी चलेगी। वो रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा, फिर इनका मन करेगा मानेंगे, नहीं मन करेगा नहीं मानेंगे। 1+4 की क्वालिफिकेशन बहुत बार एग्जाम में आती है। इस एक को एक चीज आनी चाहिए बस, इसको सार्वजनिक, ये लिखा आता है, विषयों का अनुभव हो। इसका मतलब सोसाइटी की समझ हो। इससे ये मत समझना कि अनपढ़ अंगूठा छाप भी यहाँ बन जाएगा, नहीं। सार्वजनिक अनुभव का मतलब है जिसको सोसाइटी, जिसने पढ़ी हो, जिसने सोसाइटी के नियमों को समझा हो। यहाँ कोई भी अनपढ़ आदमी आज तक नहीं गया। 1951 से 2023 में बैठे हम, कोई भी अनपढ़ या मंत्री स्तर का आदमी इसमें नहीं जाता। इसमें जाने वाले लगभग लोग आईएएस या इस तरह के बड़े पदों से रिटायर होते हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये आदमी एक्सपीरियंस्ड है। इसको सोसाइटी के पैसों का, करों का, आरबीआई का, पॉलिसीज का, हर चीज की नॉलेज है। बस एक शब्द इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, किस चीज का अनुभव हो इसे, सार्वजनिक विषयों का। इसके बाद 2, 3, 4, 5, यही तो लोग हैं ना, 5 टोटल। इसके लिए लिख दिया हाई कोर्ट का लेवल हो इसका। हाई कोर्ट याद करो, जिसने खूब पढ़ाई लिखाई कर रखी है, जिसका एक्सपीरियंस है। ये नहीं कह रहे कि हाई कोर्ट से ही लेना है, लेकिन उसकी काबिलियत कहाँ जाने लायक हो, हाई कोर्ट। इसका मतलब इसको इतनी समझ है कि संविधान में क्या कुछ है, कैसे बंटवारा होता है पैसे का, किसकी क्या पावर है। फिर एक को लिख दिया इकोनॉमिक्स की समझ हो। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसको नीतियां पता होती हैं कि किस तरह से नीतियां बनती हैं, कैसे पैसा इस्तेमाल करते हैं, बजट क्या होता है। फिर एक में लिख दिया प्रशासन की अकल हो। प्रशासन की अकल किस लेवल पे होती है, आईएएस। फिर एक को लिख दिया कि भैया उसको वित्त की नॉलेज हो। वित्त मतलब पैसा। तो वित्त वाले ज्यादातर कहां से उठ के आ जाते होंगे, आरबीआई। तो आरबीआई या बड़े बैंक के किसी बड़े नामी गिरामी आदमी को यहाँ जगह मिल जाती है। ये 5 याद रखने हैं। पेपर में क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए कहेंगे आर्टिकल 280 के तहत निम्न में से कौन सी योग्यता वांछनीय नहीं है। 4 लंबी लंबी लाइन लिख देंगे। अगर हमें मोटी बात पता है हम टिक कर लेंगे। पहले की योग्यता क्या है,
सार्वजनिक, सोशल उसको समझ, सेकंड की हाई कोर्ट की काबिलियत, तीसरे का इकोनॉमिक्स का, चौथा प्रशासन, पांचवा वित्तीय। उसको थोड़ा घुमा के कहेंगे लेखा जोखा आता हो, तो बात वही है। दिमाग में 5 शब्द रखना, सार्वजनिक अनुभव, हाई कोर्ट, इकोनॉमिक्स, प्रशासन और लेखा जोखा या वित्तीय कह दे, आरबीआई टाइप के। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। संविधान के आर्टिकल 280 में, इसको टिक कर लो, ये देश का है राज्य का है? तो राज्य वाला किस में लिख दिया? पंचायत में लिख दिया सारा। 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये टिक कर लो। राष्ट्रपति बनाएगा 5 को। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा 1 अध्यक्ष और 4 अन्य, कुल कितने मेंबर हुए? 5 मेंबर्स। भारतीय संविधान के आर्टिकल 281 के तहत कहते हैं राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, तो 280 के तहत क्या करवाएगा? ये बना देगा, फिर वो रिपोर्ट लिखेंगे। रिपोर्ट ये संसद के सामने कौन से आर्टिकल के तहत? 281। तो पहले बनाएगा तभी तो रिपोर्ट आएगी। सेकेंड हाफ में आ जाओ, राज्य वित्त आयोग, बताओ राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल में होगा? वहां पेपर में ना ये याद नहीं आता, जब भी राज्य के चुनाव आयोग की बात करेंगे या राज्य के वित्त आयोग की बात करेंगे तो सीधे पंचायत पे पहुंच जाना। इनके लिए पंचायत के भाग 9 में अनुसूची 11 में प्रावधान है, इनको जगह नहीं मिली संविधान में अलग से। ये टिक कर लो, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243, यहां लिख लो पंचायत। ये क्वेश्चन तुम्हें भीड़ में से अलग छांट लेंगे, जब भीड़ इकट्ठी होती है ना पढ़ने वाली, तो वो ध्यान नहीं देते इन बातों पे। 280 का काम राज्य नहीं कर सकते, 280 सिर्फ देश के लिए है, इसके लिए 243 है। इसके बाद टेबल पे आ जाओ, अब तक गठित वित्त आयोग में 15 बन चुके हैं। पहला टिक करना, केसी नियोगी। इनकी सिफारिशें लागू कब हुई? 52 से 57। तो तुम्हारी पहली सरकार कब बनी थी? 52 में ही ना, इलेक्शन के बाद इन्होंने बना दिया। 15वां टिक कर लो, 2017 में बना था एनके सिंह। ये 21 से 26 एक्चुअल में बना था, ये 20 से 25 के लिए, लेकिन 20 में कोरोना नहीं आ गया, इसलिए कोरोना वाला कार्यकाल फिर अगले साल, क्योंकि 20 में तो कमाई ही नहीं हुई कुछ भी, तो अगले साल पे ले गए। वित्त आयोग का काम, सबसे मोटा काम क्या है इसका? टैक्स का बंटवारा। कितने लेवल पर? 2, केंद्र और राज्य। राज्य अपने पैसे को कैसे बांटेगा कौन बताएगा? 243 का कोई क्लॉज बताएगा। इसमें टिक करना, वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। एक शब्द में कहें तो क्या कर रहा है ये? टैक्स बांट रहा है। वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। राज्यों के बीच बंटवारा 280 ने किया या 243 ने? 43 ने। अगला पढ़ना, वित्त आयोग भारत की संचित निधि, कौन सा आर्टिकल था ये? 266, जिसमें सारा पैसा आया था, यहाँ लिख लो 266 में से राज्यों के राजस्व में, बस पढ़ लो, सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। तो संचित में से कितना पैसा देना है किसके डेवलपमेंट के लिए, ये सलाह देता है। नेक्स्ट टिक करना, राज्य वित्त आयोग, कौन सा आर्टिकल लिखोगे? 243 लिख लो इसके ऊपर। राज्य वित्त आयोग 243 किस भाग का पार्ट है ये? 9 का। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की नगरपालिकाओं और पंचायतों, अब समझ में आ गया 243 में क्यों है? क्योंकि उसी में क्या लिखा है? नगर निगम, नगर पालिका, उसी के तो क्लॉज थे ना आगे य तक के, उनका पार्ट है ये। के संसाधनों की पूर्ति के लिए, अंडरलाइन करना, राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। तो राज्य की संचित निधि के पैसे का बंटवारा कौन सलाह देगा? राज्य का वित्त आयोग। राज्य के वित्त आयोग को शुरू में इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, संविधान ने किसको शुरू से इंपॉर्टेंस दी? देश के वित्त आयोग। कौन से सन में बना दिया था? 51 में तुम्हारे इलेक्शन हो रहे थे, सरकार कब बनी? 52। बनते ही उनको कहा ये हमारी सलाह, इसको लागू कर लो। आगे पढ़ो, नगर पालिका ये हो गया। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह, डबल टिक कर लो, सलाह देगा। नीचे ये 15वें वित्त आयोग को एक्सप्लेन किया है, तुमसे पूछेंगे नहीं, बढ़ोतरी नहीं पूछेंगे, वैसे भी इसमें सारी गड़बड़ियां थी, 1 साल पीछे चला गया। इसके बाद अगले की हेडिंग है लोक सेवा आयोग। अच्छी तरह तुम जानते हो ये क्या है लोक सेवा आयोग? पब्लिक सर्विस कमीशन। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर किताब में से पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने बहुत पहले हमारे यहाँ
पब्लिक सर्विस के लिए काम कर दिया था। वैसे तो बहुत पहले से, लेकिन कानूनन इन्होंने काम किया 1919। क्या आया था इसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 2 आदमी थे ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया कि पहले से आते थे सिविल सर्वेंट्स, लेकिन उनकी वो था ना पेपर, वो पहले लंदन में होता था, फिर वो थोड़ा कह सुन के इंडिया में होने लगा। पहले एज देखो 23 थी, फिर 21 की, फिर एक ने 19 कर दी, फिर 21 पे अटक गए। ये सारा कामकाज पहले बाहर था, इसका कमीशन भी बाहर था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने कहा कमीशन इंडिया में बना लो, तो कमीशन इंडिया में बना 1926 में, तब इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन। 1935 में दूसरा एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें इसके आगे थोड़ा सा ना दबाव बनाने के लिए एक वर्ड जोड़ दिया, फेडरल। तो फेडरल मतलब फेडरल क्या हुआ, इससे ये दिखा कि तुम किसके अंडर अभी काम कर रहे हो, अंग्रेजों के। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नया शब्द जोड़ा। 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन 50 तक याद करें हमारा सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर कोर्ट था, उनके वाला था ना वहाँ। 50 में हम बन गए गणतंत्र, फिर हमने किसी की नहीं सुनी, हम ही नंबर 1 पे आ गए। तब हमने फिर इसका नाम फेडरल काट के 1950 में, आज़ादी के 3 साल बाद 50 में आपने इसको क्या कर दिया, यूपीएससी, और इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। क्योंकि जब आप किताब लिख रहे थे तो उसमें आपने आर्टिकल लिखे थे, 312 याद करो अखिल भारतीय सेवाएं, और 15 में यूपीएससी। इसका मतलब यूपीएससी के ऊपर हमारे पूर्वजों के दिमाग में भी था कि इसको संविधान में लिखित में ले आए। तो 315 से लेकर 323 तक सारी पावर्स लिखी हैं यूपीएससी की। आज यूपीएससी से बड़ा कोई संस्थान नहीं है, और देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। इसमें या तो 9 या तो 11 या इनके बीच में इतने मेंबर्स रखे जाते हैं यूपीएससी में। इनमें से कोई एक, अभी जैसे देखें तो 10 मेंबर हैं, इनमें से जो एक होता है वो चेयरमैन कहलाता है, बाकी अदर मेंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले लगभग सब लोग बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड। अनपढ़ यूपीएससी में जाके करेगा भी क्या, मंत्री तो बन सकता है वो, लेकिन यूपीएससी में कैसे काम करेगा। तो यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, बहुत काबिल होना ज़रूरी है। मैंने शायद आपको ये कहानी पहले भी सुनाई थी, मनोज सोनी की कहानी, जो राहुल गांधी ने, वो एक किस्सा बड़ा बन गया था। मनोज सोनी पिछले साल आपके एक्टिंग बने थे अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। अब इस साल, अभी मई में, पिछले महीने, जो मनोज सोनी हैं, इनको इसका इस बार कार्यकारी नहीं बनाया, इनको प्रेसिडेंट बना दिया, या कह लो यूपीएससी का क्या बना दिया, अध्यक्ष। मनोज सोनी पहली बार क्वेश्चन उठा है किसी यूपीएससी हेड के ऊपर, और मनोज सोनी के ऊपर क्वेश्चन इसलिए उठा क्योंकि इनका संबंध आरएसएस से था। तो इनकी फिर पुरानी सारी बातें खोली। राहुल गांधी ने क्या क्वेश्चन उठाया कि भाई ये आदमी आरएसएस से संबंधित था, नो डाउट इसके पास कागज हैं, ये पढ़ा लिखा आदमी, ऐसे नहीं बन सकता कि कोई आरएसएस का है अनपढ़ और बना देंगे। ये देश में कई रिकॉर्ड है इनके नाम। ऐसा कहते हैं कि इनके पिताजी मर गए थे जब ये 5वीं क्लास में थे, वो कपड़े बेचते थे फुटपाथ पे। तो पिताजी के चल बसने के बाद इनके ऊपर एकदम से जिम्मेदारी आ गई। 5वीं में 10 साल का बच्चा, 10-12 साल का, ये अगरबत्ती बेच बेच के, घूम घूम के अगरबत्ती बेचते थे घरों में। इनके पिताजी किसी संस्था के मेंबर थे जो सोशल वर्क करती थी। तो उस संस्था ने देखा कि भाई हमारे सोशल वर्कर का लड़का दुखी है, उसने इनको कहा कि तेरी सारी पढ़ाई हम कराएंगे, हम खर्चा देंगे। ये पढ़ने में मेहनती थे, इन्होंने उस खर्चे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, और इतना अच्छा पढ़े कि इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स किनको बढ़िया। पहले ये पढ़े साइंस में ये फेल हो गए, फिर इन्होंने साइंस छोड़ के आर्ट्स पढ़ा, और इतना अच्छा पढ़ा कि इन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले डाली। वहाँ से इनकी एंट्री हो गई एजुकेशन के फील्ड में, और ये बहुत यंग एज में लेक्चरर लग गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये देश के यंगेस्ट, जो यूनिवर्सिटी में चांसलर होते हैं ना, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में कौन होता है, चांसलर। 40 साल की उम्र में ये चांसलर बन गए थे। 40 साल में अगर कोई लेक्चरर भी लग जाए ना, तो लोग कहते हैं भाई बहुत यंग एज में तुम लेक्चरर लग गए हो। 40 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। ये यूनिवर्सिटी के देश के सबसे यंगेस्ट चांसलर थे। आगे बढ़ते बढ़ते अब ये यूपीएससी के हेड बन गए। तो जब ये बने तो राहुल गांधी ने क्वेश्चन मार्क उठाया था कि इस आदमी को बनाने का क्या औचित्य है। वैसे ये यूपीएससी के मेंबर 2017 से हैं।
एक साल पीछे, पिछले साल ये अप्रैल से अब इस साल की मई तक ये एक्टिंग हेड थे, या कह लो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। अब इस मई में इनको हेड बना दिया। जब तक इनकी उम्र या तो 65 साल होगी या इनको हेड की कुर्सी पर कितने साल हो जाएंगे, 6 साल, तब तक ये आराम से काम करेंगे। तो मनोज सोनी प्रेजेंट में क्या है हमारे देश में, यूपीएससी के हेड बनाने का हक किसका है, राष्ट्रपति का। जल्दी से पढ़ लेते हैं, लोक सेवा आयोग। अच्छा, राज्य के काम कौन करता है इस तरह के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी सारों की नियुक्ति कौन करता होगा, राज्यपाल। कई स्टेट होती हैं छोटी, मान लो ये सिक्किम मान लेते हैं, छोटा सा स्टेट है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये कहते हैं भाई हम अगर अपने यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, इसमें बड़े अफसर रखने पड़ेंगे जो महंगी तनख्वाह लेंगे। तो ये ना क्या करते हैं, दो इकट्ठे होते हैं और जाके राष्ट्रपति को कहते हैं, पहले संसद तक पहुंचाते हैं अपनी बात, फिर राष्ट्रपति को कहते हैं कि सर हम अलग अलग खर्चा नहीं कर पाएंगे, आप हमारा एक साझे का बना दो। कई बार साझे से अलग, मान लो कोई अकेला है, सिक्किम है, सिक्किम 7 बहनों से अलग बैठा है, उसे लगे कि यार मैं तो नहीं खर्चा कर सकता एसपीएससी का, तो वो अपना काम यूपीएससी को कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, यूपीएससी कहेगा राष्ट्रपति से कहलवा दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो अगर कोई अकेला चाहता हो कि मेरी जेब से पैसा खर्च ना हो, लेकिन मेरे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो वो यूपीएससी से अपना काम करवा सकता है, बदले में थोड़ा बहुत पैसा वो यूपीएससी तक पहुंचा देगा, मतलब ये लीगली होगा सारा काम। इसके लिए उसको किससे बात करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति। अगर 2 स्टेट इकट्ठी होना चाहती हैं, भाई आधा खर्चा तू कर ले आधा मैं, दोनों साझे का काम करवा लेंगे, तो उनको पहले अपनी विधानसभा में ये बात रखनी पड़ेगी, फिर ये जाएगी संसद में। संसद का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब राजी होंगे, तब 2 का साझे का पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। जैसे मान लो 4 मेंबर हैं या 5 हैं, कम लोग हैं वहां, तो उनकी तनख्वाह फिर ये बांट लेंगे। ये जो यूपीएससी के मेंबर है ना, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो एसपीएससी के मेंबर हैं, इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन जो साझे से काम करेंगे उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और अगर यूपीएससी काम करती होगी तो नियुक्ति नहीं करनी, यूपीएससी कहेगा भाई किससे कहलवा दे, राष्ट्रपति। यूपीएससी की नियुक्ति किसने की है, राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति से कहलवा दे, हम तेरा भी काम कर दें, हमें क्या करना है, पेपर ही तो सेट करना है। पेपर सेट किसके बाद करेंगे, जब कौन कह देगा, राष्ट्रपति। 2 राज्य छोटे हैं, खर्चा बांटना चाहते हैं, किसके पास जाएं, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। साझे वालों को भेजने में राज्यपाल की पावर है या राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया। किसी को इस्तीफा देना हो, अगर यूपीएससी से इस्तीफा देना तो किसको देना पड़ेगा, और अगर साझे वाले से देना है, साझे वाला किसने बनाया था, राष्ट्रपति ना, तो इस्तीफा किसको जाएगा, राष्ट्रपति। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस अपने राज्य में से तो राज्यपाल। क्लियर हो गया ये, जल्दी से पढ़ लो इसको, बस इसको लास्ट पढ़ लो। लोक सेवा आयोग भारत में किसका, हमारे हरियाणा का, एचपीएससी के किसका इस्तीफा, नहीं, अपनी मर्जी से इस्तीफा देंगे तो राज्यपाल को देंगे। हटाने के लिए भी इनका प्रोसेस है, अगर हाँ विधानसभा में प्रोसेस चलेगा पूरा, और उसका कारण होगा। कारण क्या होगा, जब इनके अंदर काबिलियत में कोई कमी हो, जैसे उसके लिए वर्ड्स हैं, ये राष्ट्रपति के पास क्यों जाएंगे इनको इस्तीफा देने के लिए, जिसने हमें, अब जैसे मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं जाके राष्ट्रपति को थोड़ी ना इस्तीफा दे के आई, मैंने अपना लेटर लिखा जिसने मुझे नौकरी दी। नौकरी किसने दी, एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनको बनाने वाला है राज्यपाल, तो ये इस्तीफा भी किसको देंगे, राज्यपाल। राष्ट्रपति को इस्तीफा बस एक कंडीशन में देंगे, अगर दोनों साझे के हैं, साझे को बनाया राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति ले लेगा इस्तीफा। लेकिन अगर पर्सनल हरियाणा का क्यों जाएगा, और क्या वो हरियाणा वाले को जाने। जो साझे वाले हैं इनको मैंने पहले ही बताया राष्ट्रपति बनाता है, तो इस्तीफा किसको देना पड़ेगा, जिस राज्य का जो मेंबर होगा वो अपने राज्य के राज्यपाल से लेटर लेगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसको वापस करने की है, राज्यपाल को। जहां नाम आएगा केंद्र का वहां इस्तीफा भी केंद्र को जाएगा, जहां नाम आएगा राज्य का वहां इस्तीफा राज्य को जाएगा, ये नियम है। फिर इसका प्रोसेस है, विधानसभा में पहले इसका वो लाया जाएगा, भाई प्रूफ करना पड़ेगा। अब जैसे मान ले किसी ने पैसे खा लिए, तो उस पैसे खाने के ऊपर इनके ऊपर फिर एक तरह से बैठक बैठेगी, वो उसके पूरे कागज तैयार करेंगे कि भाई इस पे ये ब्लेम लगा, उसको बोलने का मौका देंगे। अगर वो पारित कर देते हैं तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर भी राज्यपाल को ही देगा। प्रोसेस चलेगा विधानसभा में।
राष्ट्रपति को इस्तीफा नहीं, हटाने का भी वहां तो नहीं चलना चाहिए। राज्य, क्या बताया मैंने कि स्टेट अपना अगर ऐसा मुझे याद नहीं, आईएएस को तो हटाते हैं ये। अच्छा, ऐसा मुझे याद नहीं, मैं देख लूंगी वैसे अपनी किताब में। तुम कह रहे हो कि मैंने ये बताया कि अगर स्टेट पब्लिक कमीशन है उसका उसको हटाना है, इस्तीफा देगा राज्यपाल को, और अगर हटाना हो तो ऑर्डर ऊपर से आएगा। चल देखते हैं अगर इसमें लिखा हो, नहीं तो फिर मैं अपनी बुक में देख लूंगी। पेज 202 पे देख लो, लास्ट पढ़ लो, 3 बज गए। लोक सेवा आयोग भारत में 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत सबसे पहले, ये जल्दी टिक कर लो, 26 में बना था। अधिनियम कब का था? 19 का। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। बेटा ये बातचीत करो ना, रह जाएगा पीछे फिर पॉइंट, ये यहीं छूट जाएंगे पॉइंट। फटाफट से टिक करना। 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी, कानून के आयोग ने कहा था भाई यूपीएससी बना लो, 26 में बना, वैसे 19 में कागजों में लिख के आ गया था। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो यूपीएससी है इसके सारे काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो हटाने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट पढ़ना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में कितनी है? वैसे लिखित में है 9 से 11, लिख लो यहाँ, 9 से 11 के बीच में होंगे तो 10 हैं अभी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 साल के लिए की जाती है। अगर वो 6 साल के अंदर 65 के हो गए तो पहले ही हट जाएंगे, यानी 6 और 65 में से जो पहले हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हाँ ये ठीक कह रहा है, इन्हें हटाने का, बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने लिखवाया होगा ये पॉइंट। फिर इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। अकेला राज्यपाल नहीं हटाता, इनके खिलाफ भी जैसे कोई केस बनता है तो पहले ये विधानसभा की नोटिस में लाया जाता है, फिर हटाने, ठीक कह रहा है, मैंने पढ़ाया होगा जरूर कि राष्ट्रपति तक बात जाती है, लेकिन जब बात उठती है ना पहले तो यहीं उठती है विधानसभा में। अभी पीछे हमारा नहीं है, कोई बड़ा आदमी फंसा था पीछे, किसका न्यूज में नाम रहा था, उसने गड़बड़ की थी, बड़ा आईएएस अधिकारी था वो, पिछले साल नहीं, एक बहुत बड़ा नाम हरियाणा में फेमस हुआ था। नहीं, उसका नाम था ना फेमस, वो नहीं था, इसकी लिस्ट लगती थी। अरे जो बहुत बहुत नकली फर्जी उसने भर्ती करवा लिए थे, क्या नाम था उस आदमी का? नागर, हाँ। वो किस चीज का हेड था नागर? एचपीएससी का सदस्य था ना वो, हाँ नागर की बात। तब वो पहले देखो राज्य में उठी थी वो बात, फिर यहाँ से वो नोटिस में गई थी। तो पहले विधानसभा वाले इसको नोटिस में लाते हैं, क्योंकि जिस स्टेट में गड़बड़ हो रही है ना वो पहले जानता है, फिर वहां से वो हटाने की पावर उसको दे रखी है। पिछले साल ये न्यूज में खूब आया था, विधानसभा में मुद्दा उठा था, नागर की लिस्ट नहीं निकली थी, फिर वो पकड़ा गया था, एचपीएससी न्यूज में रहा था तब। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का है? 6 या 62। अगर देश वाले हैं तो 6 या 65, ये लोकसभा उसकी तरह है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आगे बस पढ़ लो, इन दोनों में से जो पहले पूरा होगा उससे उनको छुट्टी मिलेगी। कार्यकाल के बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर और कुछ निहरताओं, मतलब उसकी कैपेबिलिटीज अगर पूरी ना हो के होने पर संविधान के आर्टिकल 317, इसको डबल टिक कर लो, 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन जो है ना वो होनी चाहिए कि उसकी किस चीज पे ब्लेम लग गया हो, उसकी योग्यता पर। और ये योग्यता नोटिस में किसके में आएगी? जो उस एरिया में काम करते हैं, राज्य से बात निकल के देश में जाएगी। ठीक है, चलो बाकी कल पढ़ेंगे।